हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो ये आपका पीजीटी कमीशन जो केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है संडे को, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चली होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। पहली ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, सेकंड वन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ लिगेंड, थर्ड वन है सिमेट्री ऑफ द लिगेंड फील्ड एंड फोर्थ वन है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स इन लिगेंड। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो है स्प्लिटिंग, जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग रहती है वो किसकी वजह से रहती है। आपको पता है पहले डी ऑर्बिटल जो रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं ग्राउंड स्टेट में, फिर जब वो लिगेंड के साथ अटैच करते हैं थोड़ा इस तरह से उसकी हायर एनर्जी स्टेट चली जाती है, लेकिन जब लिगेंड उसको पूरी तरह से अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग वहाँ पे काउस हो जाती है। फिर स्प्लिटिंग जब होती है तो वहाँ पे दो लेवल में वो स्प्लिट होता है, एक T2G लेवल में, एक EG लेवल में। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे स्प्लिटिंग रहती है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सिमेट्री ऑफ द लिगेंड फील्ड जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है, वहाँ पे उसकी वजह से वहाँ पे स्प्लिटिंग रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, द ग्राउंड स्टेट। यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट पीजीटी जो हुआ था उसमें भी यहाँ से ग्राउंड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे क्वेश्चन जो था वो था सोडियम का, और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है एल्युमिनियम का, कि यहाँ पे क्या रहेगी ग्राउंड स्टेट टर्म किसकी, एल्युमिनियम एटम की। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। तो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहती है, ये रहती है आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये रहती है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, टर्म सिंबल जब लिखते हैं तो वो कैसे टर्म सिंबल लिखते हैं, तब हम लिखते हैं 2s+1 Lj। इस तरह से टर्म सिंबल को लिखा जाता है, 2s+1 Lj। 2s+1 क्या है, ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और L क्या है, L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और J क्या है, J है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो J है। अब आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट निकालने आनी चाहिए, L की वैल्यू पता होनी चाहिए, J की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2s+1 की, 2s+1 स्पिन जो रहती है p ऑर्बिटल में, इस तरह से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है, तो मैं स्पिन जो है इसकी क्या है, हाफ स्पिन है। 2 × हाफ + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 2। मीन्स 2s+1 की वैल्यू जो आई 2 आई, तो मीन्स थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकते। फिर बात आई 2 की, ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे L आपको पता है क्या रहता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो रहता है। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में वो बताता है। तो L यहाँ पे क्या है, P है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि 2p रहेगा, दोनों ऑप्शन में p है। तो सेकेंड वन आपके पास आ गया 2p। उसके बाद आपके पास क्या रहता है, उसके पास आपके पास रहता है, चलो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, 2s+1 Lj, 2s+1 की वैल्यू आपने निकाल दी 2, L की वैल्यू आपने निकाल दी p। ठीक है, J की वैल्यू की अगर हम बात करें तो J की वैल्यू कैसे निकलती है, J निकलता है L+S से लेके L-S तक। J की वैल्यू जो आती है वो आती है L+S से लेके L-S तक। अब L आपको पता है, L जो है वो क्या है, L है आपके पास यहाँ पे। P के लिए L की वैल्यू आपको पता है SPDF 0 1 2 3। P के लिए L की वैल्यू 1, S की जो वैल्यू थी यहाँ पे वो क्या थी, हाफ थी। 1 + हाफ से लेके कहाँ तक, 1 - हाफ तक। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3/2 से लेके कहाँ तक, 1/2 तक।
ठीक है। तो दो वैल्यू यहाँ पे है, पॉसिबल वैल्यू पूछी जाती तो वो दो वैल्यू रहनी थी। यहाँ पे आपसे पूछा है ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट जब पूछा है तो यहाँ पे कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होगा, यहाँ पे रूल अप्लाई होगा आपके पास हंट्स रूल। तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, हंट्स रूल ने क्या बोला था, तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास ऑर्बिटल जो है वो कैसा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो है वो आपका हाफ फील्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे P वो जो है वो हाफ फील्ड है। ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है तो ग्राउंड स्टेट टर्म जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, लोअर वाली रहेगी। अगर यहाँ पे P जो है वो हाफ है, हाफ ऑर्बिटल यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी रहेगी, हाफ वाली रहेगी, लोअर वाली रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2p1/2। तो एल्युमिनियम की ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो क्या है, ये है 2p हाफ। अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे होता, कुछ और ऑर्बिटल होता और यहाँ पे P जो है इस तरह से फुली फील्ड रहता, तो यहाँ पे आपके पास हायर वाली, ठीक है, मोर देन हाफ फील्ड होता तो वहाँ पे J की वैल्यू जो रहती है वो लेते हैं हाई वाली वैल्यू लेते हैं। तो इस तरह से हम ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो निकालते हैं और यहाँ से पक्का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करने से पहले आपको पता है HPTET का भी एग्ज़ाम हुआ, तो उनके लिए है फ्रेश TGT कमीशन का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच, जनरल बैचेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हो और HPTET जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे जो नंबर गिवन है आप इन पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो और हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट से भी पक्का क्वेश्चन जो है वो देखने को आता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। किस में फाइंड आउट करनी है, 1G में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास टर्म सिंबल दिया है तो अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन दी है तो अलग तरीके से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे है 1G। अगर आपके पास टर्म सिंबल दिया है तो आप कैसे माइक्रोस्टेट निकालते हो, तब आप निकालते हो 2s+1 2l+1 से। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से जो है वो निकाली जाती है। 2s+1 2l+1 से यहाँ पे निकाल जाती है। यहाँ फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। तो 2s+1 आपको पता है यहाँ पे क्या दिया है, 1 वैल्यू गिवन दी है। g के लिए l की वैल्यू तो आपको पता है क्या रहता है, SPDFG 0 1 2 3 4। g के लिए l की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 4। 2 × 4 + 1 तो क्या आ गया 1, 4 2 = 8 + 1 9 1 सा कितना आया 9। तो कितनी माइक्रोस्टेट जो है यहाँ पे पॉसिबल है, तो 9 माइक्रोस्टेट जो है यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर आपके पास टर्म सिंबल में दिया है तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे आपके पास टर्म सिंबल में नहीं गिवन है तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास गिवन है, कैसे गिवन है कि आपने निकालना है, कैसे निकालना है आपको D2 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन दी है तो आप कैसे निकालोगे वो भी देख लो। जैसे आपके पास दी है D2 दिया है, फिर पूछा है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसके लिए फाइंड आउट करो, तो आप कैसे निकालते हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला रखता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, r क्या है, r है ये आपकी पावर। तो n फैक्टोरियल क्या आ गया, कितने ऑर्बिटल रहते हैं D में, 10 ऑर्बिटल रहते हैं, तो 10 फैक्टोरियल। r कितना है, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछा है तो 2 यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 2 फैक्टोरियल n माइनस r, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना आ गया 10 फैक्टोरियल ओवर 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, NCR करके करते हैं हम, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपके पास D2 की पूछी है, अगर आपकी इसके लिए पूछी तो सिंपल फॉर्मूला जो लिखवाया मैंने आपको 2s+1 2l+1 उस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व कर लो, क्या रहेगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल ओवर 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 5 सा 10 एंड 5 9 सा 45। तो यहाँ पे माइक्रोस्टेट जो आनी थी वो कितनी माइक्रोस्टेट आनी थी, 45 माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे आनी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
फॉर द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। फॉर द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT जिसको बोला जाता है, ट्रांजिशन इन द ऑक्सो एनाइन गिवन बिलो, द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन आर इन द ऑर्डर। वेवलेंथ आपने बतानी है कि वेवलेंथ ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले एक उठाते हैं, हमारे पास दिया है VO4 3 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, इस टाइप से दिया है। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपको पता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, और वेवलेंथ जो रहती है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वो भी क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे, इसकी कितनी आ जाएगी, x -8 -3, x = +5 आ जाएगा। इसकी आप निकालोगे x जो है 8 - 2 6 आ जाएगा, इसकी निकालोगे x = 7 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आई 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे क्या बोला, वेवलेंथ क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ भी क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज की सबसे ज़्यादा है, इसी की सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये वाला तो आपका वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज की सबसे कम है, 2 ऑप्शन वैसे ही नेग्लेक्ट हो गई। तो हमेशा ऐसा किया करो, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक चीज़ निकाल ली, वहाँ से आपका जो नहीं ऑप्शन में आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास इन दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। फर्स्ट तो हमने निकाल लिया कि MnO4 जो है इसकी ज़्यादा होगी, फिर CrO4 2 नेगेटिव की होगी, फिर VO4 3 नेगेटिव की होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है क्रोमियम। अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें इसका, जैसे ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, पहले क्रोमियम होता है, फिर मॉलिब्डेनम होता है, फिर टंगस्टेन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगी, सबकी O4 2 नेगेटिव है, O4 2 नेगेटिव है, O4 2 नेगेटिव है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो सेम आएगी, और कितनी आएगी, +6 आएगी, +6। ठीक है, अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे आती है तो वहाँ पे वेवलेंथ जो रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो वेवलेंथ जो रहती है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो मीन्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम, उसके बाद मॉलिब्डेनम होता है, उसके बाद क्रोमियम होता है। तो यहाँ पे क्या आया, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न कॉरेस्पॉन्ड टू ए वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, आपने बताना है वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या रहता है, CFT एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास टेट्राहीड्रल स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, लार्ज डेल नॉट इन ऑक्टाहीड्रल स्प्लिटिंग, स्मॉल डेल नॉट इन ऑक्टाहीड्रल स्प्लिटिंग। तो देखो आपको पता है डी जो रहता है वो इस तरह से स्प्लिट करता है, एक T2G में स्प्लिट करता है, एक करता है EG में स्प्लिट। ठीक है, T2G में और EG में, यहाँ पे वीक फील्ड बोला है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड जहाँ पे रहती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या रहता है, पेयरिंग हो जाती है, और वीक फील्ड के केस में क्या होता है, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, नो पेयरिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो है वो पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग हो जाती है मीन्स अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इस तरह से रहता है तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ऊपर जाने के बजाय जो है वो नीचे ही रहेंगे, पेयरिंग वहाँ पे हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डेल नॉट जो रहता है वो लेस देन होता है किससे, P से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डेल नॉट जो है वो लेस देन होता है P के। लेकिन वीक फील्ड जहाँ पे आ जाता है, वीक फील्ड के केस में पेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे डेल नॉट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है, किससे ग्रेटर देन होता है, पेयरिंग एनर्जी से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल डेल नॉट इन ऑक्टाहीड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, हमने बोला वीक फील्ड के केस में क्या रहता है, वीक फील्ड के केस में सॉरी यहाँ पे आपके पास डेल नॉट जो रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, देखो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग कैसे हो रही है, मीन्स इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, कम गैप है, लेस गैप है।
लेस गैप है मीन्स वहाँ पे पेयरिंग हो रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, मीन्स यहाँ पे डेल नॉट जो रहता है वो ग्रेटर रहता है पी से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप जो है वो बहुत ज़्यादा गैप है तो यहाँ पे डेल नॉट जो रहता है वो क्या रहता है, वो लेस देन रहता है पेयरिंग एनर्जी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्मॉल डेल नॉट इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, स्मॉल है, एनर्जी गैप कम है, तभी वहाँ पे जो है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है वीक फील्ड के केस में। अगर वहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो कम एनर्जी गैप है, मीन्स डेल नॉट जो है वो वहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा है, तो वहाँ पे पेयरिंग जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। पेयरिंग पॉसिबल होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी गैप जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, पेयरिंग एनर्जी मीन्स वहाँ पे कम है किससे, डेल नॉट से। और वहाँ पे वीक फील्ड के केस में क्या होता है, स्मॉल डेल नॉट होता है, किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के केस में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ए मेटल हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and 7/2 spin number, how many hyperfine lines are expected in its ESR spectra? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 30 लाइंस यहाँ पे आएंगी, ऑप्शन बी है 24 लाइंस यहाँ पे आएंगी, ऑप्शन सी है 40 लाइंस यहाँ पे आएंगी, ऑप्शन डी जो है वो 100 लाइन यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो क्या बोला है, ESR स्पेक्ट्रा आपको बोला है। ESR स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, ठीक है, या इसको EPR स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज EPR, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम हाइपर फाइन लाइंस आपको पूछिए तो हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं 2Ni + 1 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, हाइपर फाइन लाइन जो है वो हम ESR स्पेक्ट्रम में फाइंड आउट करते हैं, 2Ni + 1 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो I क्या है यहाँ पे, I है यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है, I जो है यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन है। N क्या है यहाँ पे, N है नंबर ऑफ मेटल, कितने मेटल यहाँ पे हैं। तो देखो न्यूक्लियर स्पिन आपके पास दी है, यहाँ पे जो है बोला है एक मेटल बोला है, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू न्यूक्लियर स्पिन दी है 7/2 + 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोला है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, 7 + 1 8, और 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 24 लाइंस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कितनी लाइंस आएंगे, 24 लाइंस यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 24 लाइंस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, याद देख लेना कि वहाँ पे कितने मेटल दिए हैं, 2 मेटल दिए हैं तो उस तरह से करना है, 1 मेटल दिया है तो उस तरह से जो है वैल्यू पुट करनी है और वैसे सॉल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सेम ESR से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि द ESR ग्राफ प्लॉट इन बिटवीन, जो ESR ग्राफ है जो वो किसके बीच में प्लॉट किया जाता है। फर्स्ट है G वैल्यू वर्सेस रेडियस, सेकंड वन है इंटेंसिटी वर्सेस गामा वैल्यू, थर्ड वन है इंटेंसिटी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन वर्सेस G वैल्यू, एंड फोर्थ वन है ऑल आर पॉसिबल, की सारे जो है यहाँ पे पॉसिबल है। सबसे पहले याद रखना कि ESR जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस रहता है और वो किसके लिए रहता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकाला जाता है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाता है। अगर आपको ये भी पता है कि ESR स्पेक्ट्रा जो है वो कौन से रीजन में लाई करता है तो वो वैसे ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना ESR स्पेक्ट्रा जो है वो माइक्रोवेव रीजन में लाई करता है, ठीक है। तो बाकी सारी आपकी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ बनता है वो किसके बीच में बनता है, इंटेंसिटी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन वर्सेस G वैल्यू, इस टाइप से ग्राफ रहता है। यहाँ पे इंटेंसिटी रहती है, यहाँ पे G वैल्यू रहती है, और ये स्पेक्ट्रा जो देता है इस टाइप से स्पेक्ट्रा देता है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रा यहाँ पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ आयन एक्सपेक्टेड टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन
इन देयर कॉम्प्लेक्सेस, कि कौन सा सेट जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो शो करेगा अपने कॉम्प्लेक्सेस में। आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है टाइटेनियम, इस साइड में कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, सेकेंड वन है कॉपर 2 पॉजिटिव, थर्ड वन है हाई स्पिन Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, ये है आपके पास। तो वन बाय वन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो कौन सा शो करेगा। डिस्टॉर्शन मीन्स अगर वहाँ पे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, वहीं पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो होगा। मीन्स अनसिमेट्रिकल, अगर वहाँ पे है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्री है, खुश नहीं है, वहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो इक्वली पेयर्ड नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, अनसिमेट्री होगी, वहाँ पे वो शो करेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर वहाँ पे सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है, सबको इक्वली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो शो नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तो सिंपल टाइटेनियम की रहती है 3d5, 3d कितना रहता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 रहता है, 4s2 और 3d2, ठीक है, 4s2 एंड 3d2। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मीन्स इसके पास बच जाएगा 3d1, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मीन्स इसके पास क्या बच जाएगा, 3d1 बच जाएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल है, एक के पास ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो आपका शो करेगा, क्या शो करेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करें, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3d8 यहाँ पे रहेगा, 3d8 रहेगा। तो देख लो इलेक्ट्रॉन फिल करके किस तरह से इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3d8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये भी आपका क्या है, 2 4 6 7 8, अच्छा कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, क्या रहता है, 3d10 4s1, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो यहाँ पे 3d9 रहेगा, ठीक है, 3d9 रहेगा, देख लेना, 2 4 6 7 8 और एक 9, ठीक है, इस तरह से रहेगा। T2G क्या आया, 6 एंड Eg3, T2G 6 Eg3, यहाँ पे भी क्या है, अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री है, तो अनसिमेट्री जहाँ भी होगी वो क्या करेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। तो ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है। अब बात आई हाई स्पिन, तो देखो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव भी शो कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी शो कर रहा है, मीन्स ये वाला भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये शो नहीं करेंगे, मैग्नीज कॉपर ये भी शो नहीं करेंगे, आप निकाल के देख लेना। अगर आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, अब ए और सी में से आपके पास कोई हो सकता है, एक में है हाई स्पिन, एक में है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको पता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, नेक्स्ट करते हैं, हाई स्पिन ऑफ Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, हाई स्पिन वो कब बनाएगा, आपको पता है अगर वीक फील्ड लिगेंड वहाँ पे अटैच है तो वीक फील्ड जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो बनाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो हाई स्पिन बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है लो स्पिन। तो हाई स्पिन Fe3 पॉजिटिव पूछा है, तो Fe3 पॉजिटिव की क्या हो गई, 3d5, और हाई स्पिन मीन्स वहाँ पे जो है इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 5, तो वो वैसे ही आपको पता लग गया, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे वो ज्योमेट्रिकल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री जहाँ भी आ गई वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं शो करेगा, जहाँ पे अनसिमेट्री रहेगी वही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रहेगा। मीन्स अनहैप्पी जो रहेंगे ऑर्बिटल, अगर इक्वली है तो उनको पता है कि इक्वल वे में सबको मिल गया, अगर किसी के पास 2 है, एक के पास आपके 1 1 सिंगली है तो वो अनहैप्पी रहेंगे, तो वहाँ पे जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आ गई, ठीक है। लो स्पिन, हाई स्पिन वाला नहीं बना रहा है, लो स्पिन यहाँ पे फॉर्म करेगा। देखो लो स्पिन में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, क्या आएगा 3d, लो स्पिन कैसा आपका Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, लो स्पिन Fe3 पॉजिटिव, 1 2 3 4
5। अनसिमेट्री यहाँ पे आ गई, अनसिमेट्री यहाँ पे आ गई, मीन्स इसके पास, इन दोनों के पास दो दो है, इसके पास एक ही है, तो वो अनहैप्पी रहेगा। अनसिमेट्री वहाँ पे आ गई, अनसिमेट्री आ गई तो वो क्या करेगा, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। सपोज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैज़ 3D टर्म। ठीक है, हमें बोला है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वहाँ पे टर्म जो है वो 3D टर्म है, पॉसिबल जे वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमने अभी पीछे भी क्वेश्चन किया, तो किस तरह से हम निकालते हैं, 2s + 1 LJ, जे की वैल्यू निकालनी है। जे आपको पता है, जे हम फाइंड आउट करते हैं L + S से लेके L - S, ये पॉसिबल टर्म जो है यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, J L + L L - S, ठीक है, J L + S और L - S, इस तरह से हम पॉसिबल टर्म वैल्यू यहाँ पे J की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है, 3D गिवन है, मीन्स 2s + 1 जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 2s किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया यहाँ पे, और s क्या आ गया, s आ गया 1 के बराबर। s की वैल्यू पता लग गई। d के लिए l की वैल्यू क्या रहती है, d के लिए l की वैल्यू क्या रहती है, तो यहाँ पे SPD 0 1 2, d के लिए l की वैल्यू जो रहती है वो 2 रहती है। तो यहाँ पे j क्या आ गया, l + s कितना आ गया, 2 + 1 से लेके 2 - 1 तक, तो कितना आ गया, 3 और 1, ये पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों करेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू पूछी है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द आइगन वैल्यू ऑफ, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ x² E6y विद रिस्पेक्ट टू d/dy इज, ऑप्शन ए है x², सेकेंड वन है 6x², थर्ड वन है 6 एंड फोर्थ वन है 12x। तो यहाँ पे आप कैसे निकालते हो, आइगन वैल्यू क्या रहता है, आइगन फंक्शन क्या रहता है। तो ये जो है आपके पास x² E6y, ये है आपके पास आइगन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट करना है, d/dy के विद रिस्पेक्ट करना है, इसको हम बोलते हैं आइगन ऑपरेटर, आइगन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम आइगन ऑपरेटर बोलते हैं। तो हम कैसे करते हैं, सिंपल, आपके पास अगर ऐसे है a-f(x), तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है e(f(x). ठीक है, तो e क्या रहता है, e यहाँ पे रहता है आइगन वैल्यू। ठीक है, e जो रहता है वो क्या रहता है, आइगन वैल्यू रहता है। f(x) की जो वैल्यू रहेगी वो सेम वैल्यू वहाँ पे रहनी चाहिए। तो डेरिवेट जब करोगे, डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे, तो यहाँ पे d/dy से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x² e⁻⁶y। तो हमने क्या बोला, ये जो है ये एज इट इज आपका फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, जो स्टार्टिंग वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे 6 क्या आ गया, 6 आगे आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आइगन फंक्शन पूछते तो फंक्शन आपके पास ये रहना था, x² e⁻⁶y। वैल्यू पूछा है तो वैल्यू जो रहेगा आपके पास, डेरिवेट डिफरेंशिएशन जब होगा, कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो 6x² e6y इस तरह से रहता है, ये याद रखना आपने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, 10 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या बोला है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल कांस्टेंट जो है HCl के लिए वो क्या है, वो है 20 सेंटीमीटर। पूछा है कि थर्ड रोटेशनल लाइन जो होगी सेंटीमीटर में वो क्या रहेगी। ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए है 120 सेंटीमीटर, सेकेंड वन है 110 सेंटीमीटर, थर्ड वन है 115 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वन है 125 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं डेल्टा E = 2bj+1। इस फॉर्मूले से जो है हम निकालते हैं रोटेशनल लाइन। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं रोटेशनल लाइन की, तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। यहाँ पे b जो है वो आपके पास गिवन है, कितना वैल्यू गिवन है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जे आपको पता है, ट्रांजिशन यहाँ पे बताई गई है कि कितनी ट्रांजिशन वो शो कर रहा है। तो थर्ड ट्रांजिशन में पूछा है, मीन्स 2 से वो थर्ड ट्रांजिशन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 20 2 + 1। ठीक है, ट्रांजिशन जो हो रही है वो सेकेंड टू थर्ड ट्रांजिशन हो रही है।
तो 2 + 1, तो यहाँ पे 3 आ गया, 22 ज़ा 40 इंटू 3 120, 43 ज़ा 120 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, रोटेशनल लाइन आप निकाल सकते हो कि थर्ड में कितनी आपकी रोटेशन लाइन की वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉन्फ़िगरेशन है एस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, 2 सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है इस तरह से COOH HBr HCnOH। रूल्स आपको पता होंगे, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल जो रहते हैं कि क्या प्रायोरिटी रहते हैं, CIP रूल्स जिनको हम बोलते हैं। तो क्या रूल्स रहते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा रहता है उसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हो। फिर उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो किसको प्रायोरिटी दोगे, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे पहले हम एक कार्बन, ये C2 कार्बन ले लो, ये C3 कार्बन ले लो। एक कार्बन के विद रिस्पेक्ट देख लो, पहले हम C2 कार्बन के विद रिस्पेक्ट देख लेते हैं। COOH HBr, इसको साथ में लिख लो CH CnOH, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट देख लो, तो ब्रोमीन को तो आ गया आपका 1 नंबर, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन को 1। उसके बाद आपका जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को जाएगा, 4th वन जाएगा हाइड्रोजन को। तो आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब रोटेशन रहती है, इस तरह से रोटेशन जब रहती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको R कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इस साइड को रोटेशन जब रहती है तो उसको हम S कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये भी आपके पास यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन में है, ये भी याद रखना, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी जो है किस वाले प्लेन में है, हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ठीक है। चेंज कॉन्फ़िगरेशन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास R है तो R से S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजेंटल प्लेन में है तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स S वो आएगा। लेकिन आपको बताया H जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन में है, लोएस्ट प्रायोरिटी इसको है, 4th नंबर इसको दिया है, तो S से किस में चेंज हो जाएगा, R में चेंज हो जाएगा। सेकंड वाले कार्बन पे देख रहे हैं तो 2S किस में चेंज हो गया, 2R में चेंज हो गया। तो ये वाला तो आपका C और D कैंसिल आउट हो गए। अब बच्चा A और B में से कोई ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होगी। तो फर्स्ट वाले का आपने निकाल दिया, कितना है, इसकी आई 2R है ना, 2R आई। अब लेते हैं सेकंड वाला कार्बन, ठीक है। अब लेते हैं हम थर्ड कार्बन के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन के विद रिस्पेक्ट देख लिए, थर्ड वाले कार्बन के विद रिस्पेक्ट तो क्या आएगा, CnHOH और यहाँ पे COOH Br एंड H, ठीक है। इस तरह से आएगा। फर्स्ट साइनाइड, सेकंड वन आपका ये रहेगा, थर्ड वन आपका ये रहेगा, 4th वन आपका ये रहेगा। मीन्स ये भी आपका किस साइड को जा रहा है, 1। जो साइनाइड आपका 1 रहा ना, उसके बाद आपका OH रहेगा 1, एक मिनट रुको, अच्छा साइनाइड आपका OH जो रहेगा, ठीक है, OH जो रहेगा, एक मिनट रुको ज़रा, इसको फिर से कर लेते हैं। नंबरिंग किस तरह से रहेगी, हमने बोला नंबरिंग जो करते हैं वो कैसे नंबरिंग करते हैं कि आपका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट जो रहता है उसको आप प्रायोरिटी देते हो। मीन्स फर्स्ट जो है आपका रहेगा OH, इसको फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे आ जाते हैं 2, उसके बाद उसको नंबरिंग दी जाती है। फर्स्ट आपका रह गया OH, OH के बाद आएगा सेकंड वन आपका COH जहाँ पे पूरा के पूरा कंपाउंड है, थर्ड वन साइनाइड एंड 4th वन आपका हाइड्रोजन। तो नंबरिंग जो होगी वो इस तरह से होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स R 3R। लेकिन यहाँ पे भी आपका लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो कौन से ग्रुप में है, कौन से प्लेन में है, हॉरिजेंटल प्लेन में है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया 3S में कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आ गई। फर्स्ट वन आपके पास आया था 2R, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड को ये आया था 1 2 3 4, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन S से हो गया था R,
तो 2R और 3S, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द डीजनरेसी ऑफ द स्टेट हैविंग एनर्जी 27h² over 8 ml² फॉर ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स। क्या बोल रहा है, अब ये भी 1 डायमेंशन में अलग रहता है, 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में अलग रहता है। ऑफ लेंथ L इज पार्टिकल, डीजनरेसी पूछिए, ऑप्शन ए है 4, थर्ड सेकंड वन है 3, थर्ड वन है 2 एंड फोर्थ वन है 1। तो यहाँ पे डीजनरेसी जो है वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है सिंपल फार्मूला अगर मैं बताऊँ तो हम निकालते हैं n² h² over 8 ml²। ठीक है, डीजनरेसी जो होती है इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल पूछा है, मीन्स यहाँ पे n² x प्लस n² y प्लस n² z, n² की जगह x y z 3 प्लेन है, 3 डायमेंशनल में है, h² ओवर 8 ml² और किसके बराबर दी है, वो दी है 27h² ओवर 8 ml² के बराबर, 27h² ओवर 8 ml² के बराबर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 ml² से 8 ml² कैंसिल आउट, h² से h² कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा n² x प्लस n² y प्लस n² z इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबल, जैसे आप मैथ्स में करते हो सिमिलर वैसा होता है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, कितनी पॉसिबल टर्म्स है कि यहाँ पे आपके पास 27 आ जाए n² की जगह पुट करके। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप क्या क्या पुट कर सकते हो, 3 है ना, 3 पुट कर दिया, इसकी जगह भी 3 पुट कर दिया, इसकी जगह भी 3 पुट कर दिया, तब भी आपके पास क्या जाएगा 27 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 27। ठीक है, ये आ गया 27 फर्स्ट पॉसिबल टर्म। सेकंड वन यहाँ पे हो सकता है कि 1 1 5, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 25 27 आ गया। सेकंड वन n² y की जगह 5 आ गया। थर्ड नेक्स्ट लास्ट वन आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पे 5 हो, ठीक है, 5 1 1। तो यहाँ पे आपके पास कितनी पॉसिबल टर्म्स बनी, कितनी पॉसिबल टर्म्स बनी 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपके पास डीजनरेसी जो हुई वो कितनी हुई, 4 डीजनरेसी हुई। ठीक है, कितनी हुई 4, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से निकाला जाता है कि 3 डायमेंशन, अगर सिंपल 1 डायमेंशन पूछा है उस टाइप का भी क्वेश्चन हमने लिया है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, the wavelength associated with a particle in 1-dimensional box of length L is refers to the quantum number। ऑप्शन ए है 2L/n, सेकंड वन है L/n, थर्ड वन है L/2n, डी है NL। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे k हमें पता है, k जो होता है वो होता है n/L। ठीक है, k की वैल्यू हमें पता है क्या रहती है, n/L रहती है। और सेकंड k हमें पता है वो किसके बराबर रहता है, वो रहता है 2π/λ के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n/L इज इक्वल टू 2π/λ। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया यहाँ पे n λ इज इक्वल टू 2L। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा आपने निकालना है, वेवलेंथ आपने निकालनी है। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी 2L/n। कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, 2L/n। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा होगा तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये आया 1 डायमेंशनल वाला। ठीक है, 1 डायमेंशनल वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो किस तरह से आप करोगे, तो देख लो। फॉर ए पार्टिकल of mass m in a 1-dimensional box of length दी है 2L, the energy of the level, एनर्जी पूछी है, एनर्जी ऑफ द लेवल कॉरिस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 8 जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऑप्शन ए है h² ओवर 8 ml², सेकेंड वन है 4h² ओवर ml², थर्ड वन है h² ओवर 32 ml², फोर्थ वन है 2h² ओवर ml²। तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एनर्जी यहाँ पे क्या रहती है, एनर्जी रहती है En इज इक्वल टू n² h²
ओवर 8 ml²। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे n आपके पास दिया है कि n क्या है, n 8 है, और l आपको बोला है l क्या है, 2l है। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, E 8 इज इक्वल टू n की जगह 8, 8 का स्क्वायर h² 8 m 2l स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। तो क्या आ गया, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, h² 2 का स्क्वायर 4 4 8 4 सा कितना होगा, 32 ml स्क्वायर। डिवाइड कर दो 8 से, 8 4 सा 32, 8 8 सा 64, 4 2 सा 8, तो कितना आया, 2h² ओवर ml²। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 2h² ओवर ml²। ठीक है, अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू कौन से एनर्जी लेवल, 4 दिया होता तो n की जगह 4 पुट करना था, 2 दिया होता तो n की जगह 2 पुट करना था। यहाँ पे n क्या दिया है, 8 दिया है, तो n की जगह हमने क्या पुट किया, 8 पुट किया और इस तरह से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्बिटल डीजनरेसी of one electron atomic system with Z is equal to 5 and energy is equal to minus 13.6 electron volt is A है 1, सेकेंड वन है 5, थर्ड वन है 25 एंड फोर्थ वन है 36। तो किस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है एनर्जी जो रहती है वो क्या होती है, ये होती है माइनस 13.6 Z² ओवर n²। ठीक है, एनर्जी जो है इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, माइनस 13.6 Z² ओवर n² मीन्स हमने यहाँ पे क्या निकालना है, ऑर्बिटल डीजनरेसी हमने निकालनी है। Z की वैल्यू आपको दी है, Z के एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी है 5, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पे गिवन है माइनस 13.6, क्या आ गया, माइनस 13.6 Z² गिवन है 5 का स्क्वायर n², क्या आ गया, 13.6 से 13.6 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, n² जो आ गया वो आ गया 25। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे डीजनरेसी जो है वो पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फिर से आइगन वैल्यू, द आइगन वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ 15 3x इज व्हेन ऑपरेटेड विद d बाई dx। ठीक है, यहाँ पे किसके साथ ऑपरेट किया है, d बाई dx से ऑपरेट किया है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिमिलर आपके पास रहेगा d बाई dx 53x। ठीक है, आपको पता है afx जो रहता है वो क्या रहता है, efx। fx की जो वैल्यू रहती है वो सेम वैल्यू यहाँ पे रहनी चाहिए। जब भी आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या आ जाएगा, d बाई dx 53x, x के साथ कर रहे हो, 3 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 353x। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया आइगन वैल्यू और वो तो आपका सेम रहेगा, वो है आइगन फंक्शन और d बाई dx को बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 50 से 3 को ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 लिख दिया, नहीं, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, फंक्शन जो रहेगा वो सेम रहता है जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन थे। ठीक है, आइगन ऑपरेटर से जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन जो रहेगा वो आपके पास क्या होता है, वो सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला जो है एंड वाला भी वही रहना चाहिए। तभी तो ये लिखते हैं कि afx जो है वो किसके बराबर रहता है, efx के। fx जो है वो सेम है लेकिन a और e जो है आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन जो रहता है वो वहाँ पे डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, कौन सा जो है, अच्छा डज नॉट बोला है कि कौन सा जो है वो क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो फॉलो नहीं करेगा। पहले ऑप्शन है CrCO6, सेकंड वन है FeCO5, थर्ड वन है VCO6, फोर्थ वन है Mn2CO10। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने पढ़ा होगा, ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा EAN रूल। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी हम इसको बोलते हैं। दो तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। फर्स्ट रूल जो रहता है सिंपल, हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम में, प्लस साथ में हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, कि लिगेंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में रहता है 3d5 4s2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम 7 प्लस कार्बोनिल जो है वो आपके कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो कितना आ गया 3d5। क्रोमियम कितना रहता है आपका, अच्छा क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1। ठीक है, 3d5 4s1 रहता है, तो 6 यहाँ पे रहेगा ना, 3d5 4s1 एक एक्सेप्शन केस है आपका क्रोमियम जो है। तो यहाँ पे 6 + 6 2 12, 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन। या तो इस तरीके से निकालो, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, एक और फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं। सेकंड वन फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वाला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत इजी भी रहता है। यहाँ पे आपने कैसे देखना है, कौन सा फॉलो करेगा कौन सा फॉलो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे En की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, नोबल गैस के जो कंपाउंड रहते हैं, ठीक है, नोबल गैस के जो कंपाउंड रहते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बराबर इनकी वैल्यू आ गई, मीन्स वो क्या करेंगे, En रूल फॉलो करेंगे। अगर उनकी वैल्यू जो है उसके बराबर नहीं आए तो वो En रूल जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि आपके पास है CrCO6, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो रहता है 24 रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, आपको पता है कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे 0 आएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे आपको पता है कितने नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो अटैच हैं, किसके साथ अटैच हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, वो उसका क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। तो यहाँ पे 6 जो है लिगेंड इसके साथ अटैच है, तो 2 × 6 हमने कर दिया, कितना आ गया 24 प्लस 12, तो ये आ गया 36। और 36 आपको पता है किसका नंबर रहता है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर रहता है। तो ये तो फॉलो करेगा। आपसे पूछा था नॉट फॉलो, तो ये फॉलो करेगा। FeCO5, ठीक है, Fe सेकंड वन करते हैं, FeCO5 कि ये फॉलो करेगा ये नहीं फॉलो करेगा। तो FeCO5 सिमिलर यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ। आयरन के एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी 0 रहेगा, प्लस 2 × कितना FeCO5 है यहाँ पे 2 × 5 कितना आ गया 26 प्लस 10, ये भी आया 36, तो ये भी फॉलो करेगा। तो मीन्स आपकी दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि नॉट पूछा था। थर्ड वन बात करें, वैनेडियम की, वैनेडियम CO6, आपको पता है वैनेडियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 23, 0 प्लस 2 × 6, 23 माइनस 12, ये आया 35। तो मीन्स जो है ये फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको यहीं से पता लग गया कि ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन भी आप निकालोगे तो वो भी क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आपके पास दिया है, एक मिनट रुको ज़रा, ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास दिया है, नेक्स्ट निकाल के देख लेते हैं। Mn2CO10 कि इस टाइप के अगर आगे तो आप कैसे निकालते हो, Mn2CO10 सिमिलर रहता है आपके पास। यहाँ पे आप क्या यहाँ पे करोगे, 25 मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, प्लस 2 × 10 प्लस मेटल बॉन्ड जो रहता है वो 1 रहता है, तो कितना आ गया 25 प्लस 20 प्लस 1, ठीक है, 25 प्लस 20 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया। अच्छा यहाँ पे फिर आप अगर आप ऐसे टाइप से सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक ही कार्बोनिल यहाँ पे लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 माइनस प्लस 2 × 5, ठीक है, एक ही कार्बोनिल यहाँ पे आप लोगे क्योंकि मेटल के साथ आप बॉन्ड यहाँ पे 1 ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, एक मिनट रुको जरा, कितना आ गया 2 ×
25 प्लस यहाँ पे क्या किया, हमने लिया यहाँ पे 2 × 5 + 1, तो 25 + 10 + 1 कितना आ गया, 26 + 10 36। मीन्स ये भी जो है वो आपका फॉलो कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आया, जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। क्या फॉलो नहीं कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है, द रिएक्शन विच गिव्स एक्सक्लूसिवली वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आइसोमरिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड। उसको क्या हम बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डायनेमिक सिलेक्टिव, सेकंड वन है स्टीरियो सिलेक्टिव, थर्ड वन है रिजियो सिलेक्टिव एंड फोर्थ वन है स्टीरियो स्पेसिफिक। तो जहाँ पे एक्सक्लूसिवली वन जो है वो वन प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन एक जो रहेगा वही आपका मेजर वाला प्रोडक्ट रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है A + B। एक आपका मेजर प्रोडक्ट है, एक आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो हम लेते किसको हैं, हम लेते हैं जो मेजर वाला प्रोडक्ट जो रहता है उसको हम मानते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, रिजियो सिलेक्टिव वहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जांपल मोस्ट अच्छा एग्जांपल जो इसका है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है इसका, वो है मार्कोनी-कुप्स रूल। ठीक है, मार्कोनी-कुप्स रूल जो है वो रिजियो सिलेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आपके पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आपको पता है रिएक्शन हम करवाते हैं HBr के साथ। ठीक है, HBr के साथ करवाते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा आप मेजर रहते हो, कौन से माइनर लेते हो। यहाँ पे मेनली जो रहता है हाइड्रोजन किसके पास जाता है, जिसके पास ऑलरेडी जो रहते हैं वो ज़्यादा हाइड्रोजन जिसके पास रहते हैं उसके पास जो है वो हाइड्रोजन जाता है जब डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और ब्रोमीन उसके पास जाता है जिसके पास लेस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका CH3 CHBr CH3 एंड सेकेंड वन पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि इस तरह से CH3 CH2 यहाँ पे आ जाए और CH2Br यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, मेजर जो बनता है वो 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है, और ब्रोमोप्रोपेन जो बनता है वो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला, प्रोडक्ट तो सेवरल बनते हैं, लेकिन एक जो रहता है वो प्रीडोमिनेंटली रहता है, वो एक्सक्लूसिवली जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पे देता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या रहता है। ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या रहता है, तो स्टीरियो सिलेक्टिव में आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव का मैं बता रही हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। स्टीरियो सिलेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये रिएक्टेंट है, ये बना रहा है A + B प्रोडक्ट। ठीक है, A यहाँ पे 90% बन रहा है, B यहाँ पे 10% बन रहा है। सेलेक्ट करना है हमने, जो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है वो आपने लेना है और दूसरे वाला आपने नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, A वाला जो है वो 90% बन रहा है, ये मीन्स ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन होती है, ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। अगर हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करें तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है, जिस टाइप का हम रिएक्टेंट लेते हैं उसी टाइप का वहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, जो स्पेसिफिक रिएक्टेंट लिया जाता है वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वहाँ पे फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे A- लिया तो वो क्या बनाएगा, B- ही वो बनाएगा। अगर हम यहाँ पे C- बना रहे हैं तो वो भी क्या बनाएगा, D- ही वहाँ पे बनाएगा। मीन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट की वहाँ पे क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, स्पेशल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे रहती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन हंट-स्टिकर रिएक्शन की, हंट-स्टिकर रिएक्शन में क्या होता है, पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेस, सेकंड वन है नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम, थर्ड वन है कार्बोक्सिलिक एसिड इट फॉर्म एंड फोर्थ वन है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। तो आपको पता है हंट-स्टिकर रिएक्शन क्या रहती है, ये रहती है RCOOAg सिल्वर एसिटेट के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, ये बनाता है RBr + CO2 + AgBr। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे पहले आपके पास देखो ये भी कोई कार्बन ही होगा, ये भी आपके पास कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट जब बना तो यहाँ पे आपके पास एक ही R रहा,
एक ही R रहा, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है हार्ट स्ट्रक्चर रिएक्शन में वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट वन है ऑक्सीडेशन, सेकंड वन है रिडक्शन, थर्ड वन है ऑटो ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ वन है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन हम उसको बोलते हैं, आपको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बन रहा है, इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे होती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे इंक्रीज होता है। अगर आपके पास +1 है, +1 से 0 आ रहा है, अगर यहाँ पे डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता तो डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज, जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है जब भी एयर की प्रेजेंस में वो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन with alkoxide ion in nucleophilic aromatic substitution reaction। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे आपके पास, ये है, आपको ये पता होना चाहिए, SNAR करके हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SNAR करके हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रहती है वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अगर आपके पास जो है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अगर कहाँ प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है कि कौन सबसे अच्छा कौन सा देगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो फोर्थ वन में देखिए अगर, तो ये भी आपका क्या है, पैरा पोजीशन में है, ये भी आपका क्या है, ये मेटा पोजीशन में है। फोर्थ वन की अगर हम बात कर रहे हैं, और थर्ड वन की अगर हम बात करें, ये आपका पैरा पोजीशन, ये आपका ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो आपको बोला ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो थर्ड और फोर्थ वैसे कैंसिल आउट हो गए। थर्ड आपके पास यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले थर्ड वन आएगा, थर्ड वन के बाद फोर्थ वन आएगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे वो दिया है आपके पास। फोर्थ के बाद आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा वाले जो है वो बहुत अच्छी तरह से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूट वो करते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद आएगा वन, एंड लास्ट वन आपके पास मेटा वाले जो रहते हैं वो इतने अच्छे से वहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, तो लास्ट वन आपके पास रहेगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हम कर रहे हैं इसको, स्पिन फॉरबिडन फॉर बोथ, स्पिन अलाउड फॉर बोथ, and spin forbidden for D5 and spin allowed for D7, spin allowed and spin forbidden for D7। तो आपको spin allowed और spin forbidden जो है वो पता होने चाहिए। तो देखो spin allowed क्या रहता है और spin forbidden क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से जो है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे ही आप यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे रखते हो, ठीक है, सनलाइट यहाँ पे रिएक्ट करती है, सनलाइट के साथ रिएक्शन करती है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है हायर एनर्जी स्टेट में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पिन जो थी पहले भी अपवर्ड डायरेक्शन को स्पिन थी, जब इलेक्ट्रिसिटी जब वहाँ पे सनलाइट की रेस पड़ी, सनलाइट के साथ वो रिएक्ट किया, तब भी स्पिन जो रही वो क्या रही, सेम डायरेक्शन में रही। मीन डेल्टा एस यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा एस जो है यहाँ पे 0 के बराबर है, तो वो कैसी रहती है, वो रहती है स्पिन अलाउड। ठीक है, तो याद रखना अगर चेंज स्पिन की जो चेंज है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो चेंज रहती है, स्पिन की जो वैल्यू है पहले अपवर्ड डायरेक्शन को है, बाद में भी अपवर्ड डायरेक्शन को वो रह रही है, मींस वहाँ पे जो है वो अलाउड ट्रांजिशन वहाँ पे हो रही है। अगर आपके पास इस तरह से है 1 2 3 4 5 इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ से
सनलाइट जब गया यहाँ पे, पहले ये सारी की सारी जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन को थी। सनलाइट जैसे इसके साथ रिएक्ट की तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। लेकिन कैसे गया, वो अपोजिट स्पिन के साथ गया। मीन्स यहाँ पे डेल्टा एस जो है यहाँ पे चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, उसको बोला जाता है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो आपको स्पिन अलाउड पता लग गया, स्पिन फॉरबिडन पता लग गया। D5 के केस में पूछा है हाई स्पिन, है ना, D5 के केस में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सनलाइट यहाँ पे डालोगे, ये जो है ये यहाँ से चला जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर वाले ऑर्बिटल में, पर जाएगा विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, जाएगा, लेकिन कैसी अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन यहाँ पे रहेगी। अगर अपोजिट स्पिन रहेगी मीन्स डेल्टा एस जो है नॉट इक्वल टू 0। चेंज यहाँ पे आ रहा है, चेंज आ रहा है मीन्स वो क्या रहेगी, वो स्पिन फॉरबिडन रहेगी। तो यहाँ पे तो पहला आपका हो गया स्पिन फॉरबिडन फॉर D5। नेक्स्ट हम बात करें D7 के लिए। नेक्स्ट पूछा है D7 के लिए, D5 के लिए आ गया, D7 के लिए पूछा है। तो D7 की अगर हम बात करें, अगर स्पिन जो है वो चेंज नहीं हुई मीन्स वो अलाउड ट्रांजिशन वहाँ पे होगी। तो D7 में देख लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सनलाइट यहाँ पे, अगर सनलाइट यहाँ पे रिएक्ट करेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4, पहले भी यहाँ पे क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो स्पिन थी। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तब भी वो क्या आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। मीन्स डेल्टा एस जो है वहाँ पे 0 के बराबर है, कोई चेंज नहीं आया स्पिन में। तो वो कैसी रहती है, वो स्पिन अलाउड रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, स्पिन फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड फॉर D7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गिवन reaction is an example of nucleophilic aromatic substitution. Which of the following halide is most readily replaced? कौन सा हैलाइड जो है वो सबसे फास्टली जो है वो रिप्लेस यहाँ पे हो जाएगा? तो आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि SNAR जो है इस रिएक्शन में हैलाइड जो है वो कौन सा ज़्यादा रेडली रिप्लेस होता है, जो कि -I इफेक्ट जो है वो ज़्यादा शो करता है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा वो उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या रहेगा, वो रिप्लेस वहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो इस टाइप से रिएक्शन है, एक मिनट ज़रा, देखो इस टाइप से रिएक्शन है ये, यहाँ पे आपके पास क्या है, मिथॉक्सी आयन है, CH3O नेगेटिव। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस साइड को ब्रेक होगा, इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। तो रिप्लेस कौन सबसे फास्टली होगा, जो -I इफेक्ट जो है वो ज़्यादा शो करता है। तो आपको पता है फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वो सबसे ज़्यादा शो करता है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। किस वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। तो यहाँ पे आपके पास X जो है बहुत जल्दी जो है वो रिप्लेस हो सकता है। कौन रिप्लेस हो सकता है, फ्लोरीन। ठीक है, आपने देखा भी होगा फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। ठीक है, ग्रुप 17 का मेंबर है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। उसको जैसे ही हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो एकदम से रिएक्ट कर जाता है। नीचे को रिएक्टिविटी जो करती है वो क्या करती है, ये आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे को रिएक्टिविटी जो करती है वो डिक्रीज करती है। क्लोरीन ने अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना होगा तो उसको चाहिए होती है सनलाइट। ब्रोमीन ने रिएक्ट करना होगा, उसको चाहिए आपके पास यहाँ पे हीट। आयोडीन ने अगर रिएक्ट करना होगा तो उसको किसी न किसी कैटलिस्ट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तब वो रिएक्ट करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द करेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, कोबाल्ट दिया है 3 पॉजिटिव चार्ज, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव चार्ज एंड रोडियम 2 पॉजिटिव चार्ज। तो रोडियम आपको पता है ये 4d ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं, कोबाल्ट जो है वो 3d ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको पता होगा 4d ऑर्बिटल जो रहते हैं वहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, फिर उतरे हैं 3d ऑर्बिटल में। ठीक है, 4d में स्प्लिटिंग ज़्यादा रहती है, फिर 3 में रहती है, तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। फिर रहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, एक के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद आप देखोगे कि पहले आ गया रोडियम 2 पॉजिटिव, फिर जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर सेम ही ग्रुप से वो 3D सीरीज से ही वो बिलोंग कर रहे हैं, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा वो स्प्लिटिंग शो करेगा, मोर स्प्लिटिंग वो क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, रोडियम के बाद कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के बाद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ठीक है, रोडियम के बाद कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के बाद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। तो देख लो रोडियम 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने स्प्लिटिंग देखनी है। सबसे पहले 3D 4D 5D 3 सीरीज है, तो 5D वाला सबसे ज़्यादा करेगा, फिर 4D वाला, फिर 3D वाला। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, अगर जिसमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके बाद वो उतना ज़्यादा वहाँ पे स्प्लिटिंग शो करेगा। जैसे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव था, एक में कोबाल्ट 2 पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव वाला ज़्यादा स्प्लिटिंग शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। तो ये थे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए PGT के लिए। तो आई होप आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी रही है, अच्छी चल भी रही है, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।